each other. चलिए, तो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग. सो अब हमने जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का डिटेल यहाँ देखिए, बिकॉज ये जो कंटेंट है संकल्प नहीं पढ़ा हुआ है. So this is a new content. So the 3 domains. So the 3 domains में the discovery of 3 cell हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, जो कार्ल वीज ने किया था बेसिकली. तो अदर देन द क्या, तो अदर इन एडिशन टू डिफरेंसेस इन राइबोसोमल आरएनए, द 3 डोमेन्स में और क्या क्या फर्क है. So the 3 domains differ in membrane lipid structure, ट्रांसफर आरएनए. ओके, तो मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर, उसके बाद आ जाएगा क्या आपका जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, है कि नहीं. तो सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स क्लियर. तो और भी डिटेल्स है वो जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, आर्किबैक्टीरिया के बारे में, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे. बिकॉज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो बैक्टीरिया से सिमिलर है एंड कैसे वो यूकैरियोट के सिमिलर है. चलिए, इन दिस वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम, एनिमल, प्लांट्स एंड फंजाई आर किंगडम्स इन डोमेन यूकैरिया, इवन योर प्रोटिस्ट्स. उसमें प्रोटिस्ट उन्होंने डाला नहीं है. एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल के अंदर ही पहले प्रोटिस्ट को डाल दिया था ना उन लोगों ने, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा. बट हम लोग प्रोटिस्ट भी लिख देंगे. ओके, प्रोटिस्ट्स, एनिमल्स, plants and fungi. So all of them are in domain eukarya. So the domain bacteria includes all of the pathogenic prokaryotes as well as many of the non-pathogenic prokaryotes and the photoautotrophic prokaryotes. ये तीनों इसमें आ जाएंगे. तो आपका जो फोटोऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स क्या है, जिसमें आपका बैक्टीरियोक्लोरोफिल या क्लोरोफिल आ गया होगा. मींस दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. उसके बाद डोमेन आर्किया इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स दैट डू नॉट हैव पेप्टिडोग्लाइकैन सेल वॉल. तो देख रहे हो, फट से पहला डिफरेंस आपको पता चल गया कि उनका जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं है. ओके, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया. They often live in extreme conditions, okay, and carry out unusual metabolic processes. तो उसको हम 3 मेजर ग्रुप्स, तो we can categorize them in 3 मेजर ग्रुप्स. मिथेनोजेंस, जो लोग आपका मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, मतलब जो लोग सॉल्ट में रहते हैं. एंड हाइपर थर्मोफाइल्स, जो लोग हाई टेम्परेचर या एसिडिटी में रहते हैं. ओके, इसको आप थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोल सकते हो. क्लियर. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. ओके, एंड ये उसका जो क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंसेस है, तो ये आप मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. यू कैन व्हाट, यू कैन रिमेम्बर इट. सो आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट. तो आप इसलिए वही सारा चीज लिखा हुआ है फिर से. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. अब हम लोग चलेंगे क्या, सो नाउ वी विल गो इनटू आवर जनरल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन. उसमें हम लोग आ जाएंगे क्या, सो वी विल कम टू आपका जो विल स्टार्ट फ्रॉम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, सो अब हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे. ओके, सो इज इट विजिबल टू यू? ओके, यस सर. चलिए, तो अब हम लोग आएंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे. तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी बेसिकली? तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपके पहले ऑर्गेनिजम्स थे उसको लोगों ने क्या किया, दे ट्राइड टू क्लासिफाई. मेडिसिन टाइम, एक सेकेंड. चलिए,
So as we have discussed that prehistoric nomenclature जो था, that was actually started by whom? Aristotle. So he was a giant actually. And हम देखेंगे उनका एक्टिविटीज, उनका पास्ट. आप देखोगे जो भी एरिस्टोटल ने बोला ना वो बाद में सही निकला. And you won't believe, Aristotle also told that what? That he told that whale is not a fish. देख रहे हो? तो इतना सुपर उन्होंने, तब उनका आइडिया था कि जबकि ओडिया में हम लोग वेल को क्या बोलते हैं? तिमी माछा, है कि नहीं? इन ओडिया we call it तिमी माछा, माने it is a fish, but Aristotle knew it is not a fish. उन्होंने उसको मैमल्स बोला था, and so on. So we will come to know about them in due course of time. तो जो चीज एरिस्टोटल ने किया उसको 1750s में कैरोलस लिनेयस ने उसको अप्लाई किया, एंड ही वाज एक्चुअली रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ क्या? द टू किंगडम क्लासिफिकेशन या द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, सो ही वाज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. क्लियर? तो एक्चुअली आज हमने डिस्कस किया कि उनका नाम कैरोलस लिनेयस नहीं था, उनका नाम था कार्ल वॉन लिन, बट उन्होंने अपना नाम को क्या कर दिया? लैटिनाइज. सो दैट इज व्हाई ही बिकेम कैरोलस लिनेयस. ओके, तो डू यू नो ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? बताइए. कैरोलस लिनेयस. जर्मन. गैस करिए. जर्मनी. बोलिए. So he was a Swede. He is not a German. He is a Swedish. Okay, so he was a Swedish scientist. Okay, so not a German. Understood? तो इसलिए वो एक स्वीड है. तो आप लिख सकते हो, बिकॉज कभी कभी उनका नेशनलिटी आ जाएगा. हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे स्वीडन. फाइन. सो स्वीडन. So what he did, he divided all the organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia, on the basis of some structural and functional characteristics like locomotion, माने प्लांट्स नहीं चल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं. रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक झापड़ मार दोगे तो एनिमल रोता है, प्लांट नहीं रोता है. प्लांट को एक झापड़ मारोगे तो फिर तुम ही रोगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हेटेरोट्रॉफिक है एनिमल्स, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं. सेल वॉल प्रेजेंस, एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में है. सो ये सब के आधार पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया. आज के डेट में ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है ये विथ रिस्पेक्ट टू टुडे है. इट इज नॉट व्हाट ही सॉ. ओके, सो इसलिए प्लांट किंगडम में हम लोग आज क्या जानते हैं? दैट उनका जो सेल वॉल है किस चीज से बना है? सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? बताइए. ग्लूकोज. क्या? ग्लूकोज. छी. तो फिर आप जे स्टूडेंट होके फायदा क्या है? तो पॉलीमर ऑफ, बताइए. अल्फा बीटा ग्लूकोज. छी. बताइए. बीटा डी 1 to 4 glycosidic bond. ग्लूकोज. पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज विथ क्या? बीटा 1,4 बॉन्ड्स. सर अभी हम लोग ऐड कर देंगे ये बीटा 1, 2, 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. ओके, इसको थोड़ा हम इस तरह से कर देंगे. फाइन. बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. हिला जाता है ना, इसलिए टेंशन होता है. हो गया. तो इसीलिए दिस इज विथ बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. कोई शक? So this is polymer of beta D glucose, not alpha D glucose. Okay, they have inorganic crystals in their cell. You know, I can kill you with a grass.
कैन यू प्रूव? जो घास है सर ना, होंगे कुछ घास का जो ग्रास धार जिसमें होता है ना, घास का धार, उसमें सिलिका होता है, विच इज एज शार्प एज ग्लास। तो इसलिए जो खेतों में ना, कभी दौड़ के नहीं भाग जाना अंदर से, क्या होगा, कटा जाओगे पूरा। तो इसलिए यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर एक नया घास का पत्ता देखोगे, वो रेजर जैसा शार्प होता है। अंडरस्टूड? क्यों? बिकॉज उसमें इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं। लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल, ये सब हमारा एनिमल क्या प्लांट फीचर्स है। डू नॉट हैव ऑल दीज सिस्टम्स। दे हैव क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल दैट enables it to perform photoautotropism, जिसको हम लोग होलोफाइट्रिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, दे शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये हमारा माने लिनेस नहीं जानते थे, बट वन ऑफ आवर ओन he proved it. Who proved it? बोलिए, who proved that plants also have respond to stimuli? जेसी बोस। किसने बोला? साम्या। Very good. So that is Jagdish Chandra Bose. So that is why we again you see he starts with a J, है कि नहीं? So like that. So इसलिए J.C. Bose was the person who proved that plants respond to stimuli. ये अलग बात है कि आपको वो सुनाई नहीं देता. Okay, they also cry in pain and so on. Reserve food उनमें क्या होता है? Starch होता है. So this is some features of plants. उसी तरह अगर हम लोग एनिमल्स में चले जाएं तो क्या होगा? तो एनिमल किंगडम contains motile heterotrophic organisms. ठीक है, तो वो मोटाइल भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है. So they do not have a cell wall, do not have inorganic crystals. Vacuoles have many small vacuoles scattered. Okay, scattered in the क्या साइटोप्लाज्म. मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता है, तो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर होता है. ये सिस्टम्स उसमें प्रेजेंट है. डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल, हेंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोऑटोट्रोफिज्म. इसका मतलब वो अपना खाना नहीं बना सकते. सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक. एंड किस तरह का हेट्रोट्रॉफिक है एनिमल्स में? इंजेस्टिव. तो वो प्लीज रिमेंबर, नेवर थिंक दैट दीज आर पॉइंट्स डिस्कस्ड बाय लिनेयस. ओके, ये आज के पॉइंट्स हैं. नाउ प्रॉब्लम इसमें क्या था? माइक्रोब्स वर इंक्लूडेड इन बोथ द किंगडम्स. समझ में आया नंदिता? तो हमने जो यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स था उसको प्लांट में ठूस दिया, प्लांट लाइक था वो प्लांट में ठूस दिया. जो आपका एनिमल लाइक था उसको एनिमलिया में ठूस दिया. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए all the phototrophic in plants, all the heterotrophic in animals. कोई शक? चलिए, अब डीमेरिट्स क्या था इस क्लासिफिकेशन में? फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स वेर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स. ओके, तो फिर वो कहाँ है? फंजाई डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर फ्रॉम प्लांट्स. ओके, बट फिर भी हमने उनको प्लांट्स में रखा है. यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स हैव फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल. मतलब वो ऑटोट्रॉफिक भी हो जाते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं एंड सो ऑन. तो इसीलिए यूग्लिना इज एनिमल लाइक बट हैज क्लोरोप्लास्ट, सो मिक्सोट्रॉफी. इट हैज बोथ होलोफाइटिक एंड सैप्रोबिक न्यूट्रिशन. Slime molds are amoeba-like in structure but reproduce in fungi-like manner. So they are popularly called animal group, but are placed in plantae. Unicellular algae like Chlamydomonas are motile, possess regular shaped, shape and have photosensitive organelles. In all these manners, it resembles an animal, but are placed in plants. है कि नहीं? तो ये है. तो फोटोसेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव. Fungi resemble plants in having cell wall but lack chlorophyll. They are saprobic and are called decomposers. They have cell wall made up of एक सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज करेंगे ना. They have cell wall
made up of chitin and not cellulose as in plant, है कि नहीं? तो वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो प्लांट, तो ये थोड़ा हम लोग अदल बदल कर लेंगे। हो गया। नाउ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, बट दे आर प्रोकैरियोटिक एंड डिफर मार्कली फ्रॉम अदर यूकैरियोट्स। उसके बाद लाइकेंस, ये डुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसको ठीक जगह नहीं मिला। Okay, they are dual organisms. They have association between algae and fungi. उसी तरह mycorrhiza, वो क्या है? तो mycorrhiza is also a dual organism. ठीक है, तो ये सब आपका concept है। They do not have plant and animal-like characters, but are placed in plant. Cytologically, prokaryotes and eukaryotes differ. Okay, differ severely, but they are placed together in plant. तो ये बहुत सारा क्राइटेरिया था। तो अब फिर एक चेंज मांगता है, सो वी नीड ए चेंज। So what was the change? Three kingdom classification. So this three kingdom classification was introduced by John Hogg. So he proposed Protoctista, a third kingdom of life composed of all the lower creatures or the primary beings. तो सबको इसमें रख दिया। But he retained Regnum lapidem as a fourth kingdom of minerals, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए रेगनम लैपिडियम क्या है? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन है। ओके, बट हेकल he was only concerned with biological, ओके, टैक्सोनॉमी, नॉट दुनिया भर का टैक्सोनॉमी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेगनम लैपिडियम को इंक्लूड नहीं किया। ओके, ही डिड नॉट इंक्लूड रेगनम लैपिडियम। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने प्रोटोक्टिस्टा को प्रोटिस्टा का नाम दिया। ओके, सो ही गेव देम प्रोटिस्टा, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थे। समझ में आया? सो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। चलिए, तो इसीलिए ही सेपरेटेड आउट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and algae and fungi into separate kingdom Protista. Okay, understood? The three kingdoms are Protista, Plantae and Animalia. फिर उनको लगा कि नहीं, ये फंजाई सूट नहीं कर रहा आपका इसमें, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, तो उसको हटा देते हैं। तो लेटर ऑन फंजाई वेर सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटिस्टा एंड फिर प्लेस्ड अंडर प्लांट। ओके, हटाया बट फिर लेके प्लांटी में ही डाल दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डीमेरिट्स। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर केप्ट टुगेदर इन प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया फंजाई ग्रुप्ड विद प्रोटोजोन्स एंड एल्गी। समझ रहे हो? तो कितना डाइवर्स क्लासिफिकेशन है। तो अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो फिर लोगों ने 4 किंगडम सिस्टम को डिस्कवर किया। तो उसमें हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया? ही प्रपोज्ड ए न्यू किंगडम called Monera and all prokaryotes को उसके अंदर रख दिया। ठीक है, as a revised phylum Monera of the Protista। तो प्रोटिस्टा से हटाकर उन्होंने स्प्लिट कर दिया। एक्चुअली split Protista into Monera and Protista। In the 1960, Roger Stanier and Cornelius Van Niel, फोटोसिंथेसिस वाले, है कि नहीं, promoted and popularized the work of Edward Shatton। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, उसका वर्क प्रमोट किया। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ए बैक्टीरिया। तो इसीलिए अब उन्होंने एक सुपर किंगडम इंट्रोड्यूस किया। सो ही इंट्रोड्यूस ए सुपर किंगडम और उसको एम्पायर बोला जाता है। तो अब उन्होंने क्या किया? 2 एम्पायर सिस्टम कर दिया, एक है प्रोकैरियोटा एंड एक है यूकैरियोटा। तो इसी जो 2 एम्पायर सिस्टम से इंप्रेस कौन हुए? कार्ल वीज, एंड उन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बनाया। आया समझ और नॉट? तो इसीलिए जो कोपलैंड का लाइन है वो 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा। बट जो आपका स्टैनियर एंड वैन नील का जो लाइन है, या ऊपर से जो हॉग का लाइन है, तो
तो उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना अलग सा डोमेन बनाया, सुपर किंगडम, एंड फिर इसी लाइन पे आपका चला गया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? बताइए। सर हॉग ने क्या किया था? हॉग ने क्या किया, देखो उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया, बट उनका ये पूरा का पूरा हॉग है। ओके, सो दिस येलो थिंग इज हॉग्स कंसेप्ट, बट जो अर्नस्ट हैकेल है, he did not want to input non-living with living, so he was discussing biological classification, not ecological classification, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया। तो ये जो है ये हैकेल का काम है। So this is Haeckel's contribution and this is Hogg's contribution. समझ रहे हो, इधर हम लिख सकते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हैकेल का है। ओके, तो ये हैकेल्स आइडिया है। ओके, तो दिस इज हैकेल्स आइडिया, बट ये जो पूरा येलो वाला कंसेप्ट है, सो दिस येलो वाला कंसेप्ट इज हुज, सो दिस इज हॉग्स आइडिया, सो दिस इज जॉन हॉग। ओके, तो ये आपका जॉन हॉग का आइडिया है। क्लियर, समझ में आया? तो इसलिए हैकेल ने हॉग का नॉन लिविंग को हटा दिया बस, तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, तो अब जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, या देखिए प्रॉब्लम, अब अगेन इसमें भी हम लोग कर लेते हैं वैसा। तो ये जो है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसका? कोपलैंड का। बट अगर हम लोग यहाँ कलर चेंज करें, तो ये जो है जो क्लासिफिकेशन, सो दिस 2 एम्पायर क्लासिफिकेशन, ये किसका है? स्टैनियर एंड वान मील। देख रहे हो? तो इसीलिए यहाँ भी अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं, so this was Copeland's work. Okay, so this is Copeland's work. तो कोपलैंड ने क्या किया, उन्होंने आपका जो माने किंगडम लेवल पे ही काम किया, बट व्हाट स्टैनली एंड वैन नील डिड, दे वेंट टू सुपर किंगडम कंसेप्ट। तो इसलिए सुपर किंगडम कंसेप्ट किसने दिया? सो दिस इज स्टैनियर, ओके, एंड वान नील। स्टैनियर ना स्टेनर है, देखो तो स्टैनियर, STANIER, एंड कॉर्नेलियस बी वान नील। ठीक है, ये आप फोटोसिंथेसिस में हम इनका पढ़े हैं काम, सो लाइक दैट। तो दिस इज हिज वर्क, देयर वर्क। ओके, द 2 एम्पायर क्लासिफिकेशन, कोई शक? बट डीमेरिट्स अभी भी क्या है? प्रोटोजोआन, रेड एंड ब्राउन एल्गी वेर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। ओके, तो ये प्रोटोजोआ क्या है? ये एनिमल लाइक है। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ओके, रेड एंड ब्राउन एल्गी, इस सबको रेड एंड ब्राउन एल्गी क्या है? ये मल्टी सेलुलर एल्गी है, उसको उधर का घुसा है। समझे कि नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देने से फिर एक लाइन पड़ जाएगा। तो ये आप समझ लेना, प्रोटोजोन्स जो है ये एनिमल लाइक है, रेड एंड ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर है। ओके, तो वो आप यूनिसेल्युलर में कैसे रख दिए? ठीक है, फंजाई अभी भी प्लांटी के साथ है। तो अब फिर इससे असंतुष्ट हुए रॉबर्ट विटैकर। तो इसलिए विटैकर ने 1969 में क्या किया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स पे जोर दिया। पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ओके, तो उससे प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग हो गए। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड पॉइंट नंबर 3, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इससे वो अलग अलग कर देते। फाइन। सो अगर हम लोग देखें, सो इसका एक डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। Suppose we will draw 2 lines.
तो ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है। ओके, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है एंड उसके बाद ये कंसेप्ट नंबर क्या 3 है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंसेप्ट बताइए। सो दिस इज द क्या Complexity of cell. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ओके, उसके बाद ये इसका क्या रखा Complexity of Complexity organism. of organism. एंड उसके बाद इसको क्या रखा Mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हो गया। तो अब तो उन्होंने सबसे नीचे किसको रखा, तो ये आ गए कौन, सो Prokaryote. दीज आर द प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं एंड उसके ऊपर जो भी हैं वो यूकैरियोट्स हैं। तो बट अब कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी पहले प्रोकैरियोट है एंड इसके ऊपर सारे आ गए यूकैरियोट्स। सो दिस इज योर यूकैरियोट।